हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार। आज अपन देखेंगे व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियाँ। कल अपन ने देखा था कि पर्सनैलिटी क्या होती है और भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के क्या मत हैं और उन्होंने व्यक्तित्व का किस प्रकार वर्गीकरण किया है, जिसके अंतर्गत अपन ने देखा था क्रेस्मर का वर्गीकरण, सेल्डन का वर्गीकरण, स्प्रेनगर का वर्गीकरण, जुंग या युंग का वर्गीकरण, उसके अलावा भारतीय दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बाद अपन देखते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। ठीक है, तो आज देखेंगे अपन व्यक्तित्व मापन की विधि। व्यक्तित्व मापन की विधियों के अंतर्गत दो प्रकार की विधियां बताई गई हैं। एक तो बताई गई है प्रक्षेपी और दूसरी बताई गई हैं अप्रक्षेपी या फिर अन्य विधियां। ठीक है, तो प्रक्षेपी या प्रेक्षण विधियों के अंतर्गत 6 विधियां मुख्य रूप से हैं। कौन कौन सी? TAT, CAT, IBT, SCT, FWAT और खेल व नाटक विधि। ठीक है, तो TAT जो विधि है वो 1935 में मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा दी गई। इसी प्रकार CAT जो विधि है, TAT की फुल फॉर्म है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। उसके बाद दूसरी विधि है CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि 1948 में दी गई। उसके बाद तीसरी विधि है IBT की फुल फॉर्म है इंक ब्लॉट टेस्ट, जो कि 1921 में हरमन रोसा के द्वारा दी गई। उसके बाद है SCT सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, जो कि 1930 के अंतर्गत दी गई। उसके बाद है FWAT फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये 1879 के अंतर्गत दी गई। और लास्ट विधि है खेल व नाटक विधि। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो विधियां हैं वो अप्रक्षेपी या फिर अन्य विधियों के अंतर्गत रखी गई हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सीधा क्वेश्चन ये आता है कि व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रक्षेपी विधि है या फिर नहीं है। अगर पूछा जाता है तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं और एक ऑप्शन आपको इन 6 विधियों में से मिलता है। तो आपको बताना होता है कि यह प्रक्षेपी विधि है या अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सी अप्रक्षेपी विधि नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन तो यहाँ से मिलेंगे और बाकी का एक ऑप्शन अप्रक्षेपी विधि का मिलेगा। तो अपने को ये याद रखनी है। इसके अंतर्गत अपन सीधा ये याद से रख सकते हैं कि प्रक्षेपण या प्रक्षेपी 6 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? TAT, CAT, IBT, SCT, FWAT और खेल व नाटक विधि। तो ये 6 अगर अपने को कन्फर्म याद है तो अपन ऑप्शन एक क्वेश्चन का सीधा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल एक बात व्यक्तित्व के अंतर्गत रह गई थी अपनी कि सबसे उचित व्यक्तित्व होता है, यानी सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा होता है? जो संवेगीय स्थिर रहता है, जो न तो दुख में ज़्यादा दुखी होता है न खुशी में ज़्यादा खुश होता है और अपने संवेग को स्थिर रखता है। तो वह व्यक्तित्व सबसे अच्छा बताया गया है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन मिले कि निम्न में से व्यक्तित्व कौन सा सबसे उचित है और आपको ऑप्शन मिले अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या संवेगीय स्थिर, तो सबसे उचित जो ऑप्शन होगा वो होगा संवेगीय स्थिर। लेकिन अगर आपको पूछा जाए जुंग या युंग के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व सबसे उचित है, तो उसके अंतर्गत अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में अपन उभयमुखी को सही उत्तर मानेंगे। ठीक है, अब व्यक्तित्व मापन की विधियों के अंतर्गत अप्रक्षेपी या अन्य विधियां देखते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। एक तो आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधि, इसके अंतर्गत 4 विधियां हैं और दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत क्या हैं 4 विधि? एक तो आत्मकथा विधि, दूसरी प्रश्नावली विधि, तीसरी व्यक्ति इतिहास विधि और चौथी है साक्षात्कार विधि। ये टेबल आप यूं का यूं बना के याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको 1 या 2 क्वेश्चनों में सहायता मिलेगी। क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व मापन की निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि है या नहीं है।
तो 4 में से 3 ऑप्शन तो आपको यहाँ से मिलेंगे, एक ऑप्शन यहाँ से या फिर यहाँ से आपको मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो अप्रक्षेपी विधियाँ कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत अप्रक्षेपी विधि कितनी है? 2। कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। ठीक है, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां कितनी है? 4। कौन कौन सी? आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि। दूसरा ऑप्शन है अपने पास फिर वस्तुनिष्ठ विधियां। अप्रक्षेपी विधि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधि कितनी? 4। और इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ विधियां भी कितनी हैं? 4। कौन कौन सी हैं? निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, क्रम निर्धारण मापनी और शारीरिक परीक्षण। तो 1 या 2 क्वेश्चन तो सीधा इस पे से ही बनता है कि व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं? कितनी? 2, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी। फिर निम्न में से व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रक्षेपी विधि है? तो उसके अंतर्गत अपने को ये 6 विधियां याद रखनी है। ऑप्शन में आए तो इनमें से चूज करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद अप्रक्षेपी विधियां कितने प्रकार की हैं? तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ और दूसरी वस्तुनिष्ठ। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है निम्न में से अप्रक्षेपी विधि है या नहीं है? तो अपने को ये 4 विधियां याद होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर पूछा जाए निम्न में से वस्तुनिष्ठ विधि है या नहीं है, तो अपने को ये नीचे वाली 4 विधियां याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण फिजिक्स का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का अर्थ क्या है? प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम था सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया। प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को सीधा न व्यक्त करके, यानी स्वयं ने बताकर किसी अन्य पदार्थ या माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रक्षेपण शब्द किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। सिगमंड फ्राइड ने प्रक्षेपण शब्द दिया, उसकी क्या परिभाषा बताई कि अपनी विचारों, भावनाओं को स्वयं ने व्यक्त करके किसी अन्य पदार्थ या माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन की बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपण के अंतर्गत चूंकि यह अपनी बातों, विचारों को स्वयं व्यक्त नहीं करता है, अतः ये इसके द्वारा जो बातें पता लगाई जाती हैं वो अपने अचेतन मन की बातें होती हैं। मन 3 प्रकार का होता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो चेतन तो वो रहता है, चेतन में तो जो अपन कार्य करते हैं वो अपने को पता होते हैं, लेकिन अचेतन मन में कुछ भावनाएं, दमित इच्छाएं, कुछ बातें होती हैं, उनका पता लगाने के लिए जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है प्रक्षेपण मेथड या प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया। स्वयं अपनी बातों, विचारों, भावनाओं को स्वयं न व्यक्त करके किसी अन्य पदार्थ या माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब अपन विधियों की बात करेंगे। विधियों के अंतर्गत जितनी भी अपन ने विधि पढ़ी है प्रक्षेपण की वो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रक्षेपण की विधि के अंतर्गत अपन देखते हैं TAT, फुल फॉर्म थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग विधि भी बोलते हैं। तो अपने को दोनों नाम याद रखने हैं, क्या? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग विधि। और इंग्लिश में अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वहाँ आपको मिलेगा TAT या फिर थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। लेकिन हिंदी में शब्दों की अलग अलग प्रयोग किया गया है, अतः अंतर्बोध परीक्षण या फिर कथा प्रसंग विधि के नाम से ये मिलता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया? मॉर्गन व मुर्रे ने। कब किया? 1935 में। ठीक है, सन भी कई बार एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है, कई बार किसने निर्माण किया ये बात पूछी जाती है। तो TAT या कथा प्रसंग विधि का निर्माण किसने किया? मॉर्गन व मुर्रे ने।
कब किया? 1935 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, 30 कार्ड जिन पे चित्र होते हैं, एक कार्ड जो कि खाली होता है। 30 कार्डों पे अलग अलग 10 कार्डों पे पुरुषों के चित्र, 10 पर महिलाओं के चित्र और 10 पर दोनों के चित्र प्रदान किए जाते हैं और उनमें से किसी पर भी कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो जो खाली कार्ड होता है इस पर वो कहानी लिखी जाती है। अगर पूछा जाए टीएटी विधि में चित्रित कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो अपने को आंसर देना है 30। लेकिन अगर पूछा जाए कि टीएटी विधि में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो अपने को आंसर देना है 31। ठीक है, चित्रों से संबंधित कार्ड 30, खाली कार्ड कितना? 1। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित चित्र, 10 पर स्त्रियों से संबंधित चित्र, बाकी 10 पर क्या है? दोनों से संबंधित चित्र दिए जाते हैं और कम से कम 20 चित्रों पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो जो बालक कहानी लिखता है उससे उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, यह परीक्षण व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। यानी व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए किसी एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है इंडिविजुअली, और पूरे समूह को भी वो चित्र प्रदान किए जा सकते हैं। दूसरी बात, यह 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। ठीक है, उम्र का इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि टीएटी परीक्षण के अंतर्गत किस उम्र तक के बालकों के लिए यह उपयुक्त है। तो ऑप्शन आते हैं 3 से 10 वर्ष, 14 से अधिक वर्ष, या 50 से अधिक वर्ष, या 14 से 25 वर्ष। तो अपने को एक बात याद रखनी है कि यह 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा प्रश्न, टीएटी किस माध्यम से प्रयोग किया जाता है? तो यह व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चित्रित कार्डों की संख्या बता दी आपको 30, खाली कार्ड 1, जिस पर अपने को कोई भी कहानी या उन चित्रों के बारे में लिखने के लिए दिया जाता है। ये हो गया अपना क्या? टीएटी यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट या फिर कथा प्रसंग विधि। इसके बाद दूसरा जो परीक्षण है वो है बाल संपर्त्य परीक्षण। ठीक है, बाल संपर्त्य परीक्षण किसने दिया? चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, उनका नाम था लियोपोल्ड बेलोक। कब दिया? 1948 में। ठीक है, तो सीएटी के अंतर्गत जहाँ पहले वाले में चित्र महिलाओं और पुरुषों के होते हैं, वहीं इसमें जो चित्र प्रयोग किए जाते हैं वो जानवरों के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सराहनीय कार्य किया अर्नेस्ट क्रिस ने। ठीक है, इसको और अधिक वृहद स्तर पर लेके आने का कार्य किसने किया? अर्नेस्ट क्रिस ने। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं और बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कौन सा परीक्षण हुआ ये? बाल संपर्त्य परीक्षण। अब इसके बाद देखते हैं इसमें किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह भी परीक्षण क्या किया जाता है? व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। और उम्र की बात करें तो 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। जो टीएटी परीक्षण है वो 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए उपयोगी है। जो सीएटी का परीक्षण है वो बालकों के लिए है, क्योंकि जानवरों के चित्र बालकों को अधिक आकर्षक लगते हैं, इसलिए इसमें जानवरों के चित्र डाले गए हैं महिलाओं और पुरुषों की जगह। दूसरी बात, इसमें कार्डों की संख्या है वो है 10, और जो उम्र के लिए प्रयोग होता है वो उम्र है 3 से 11 वर्ष। ठीक है, इसके बाद तीसरा परीक्षण अपन देखते हैं जो कि आईबीटी है। आईबीटी किसने दिया? आईबीटी है इंक ब्लॉक टेस्ट, यानी शाही डब्बा परीक्षण। हिंदी में अगर इसका नाम लिया जाए तो क्या है? शाही डब्बा परीक्षण, इंग्लिश में इंक ब्लॉट टेस्ट। किसने दिया? हरमन रोसा ने दिया। ठीक है, कब दिया? 1921 में दिया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, आईबीटी परीक्षण किसने प्रस्तुत किया? हरमन रोसा ने प्रस्तुत किया। कब किया? 1921 में किया। ठीक है, इसमें भी वही कार्डों की संख्या कितनी है? 10 कार्डों पर क्या होते हैं? शाही के डब्बे बने होते हैं। 5 कार्डों पर काले, सफ़ेद तथा
बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। और बालक को वो चित्र देखकर कहानी लिखने के लिए या आकृति जो भी बन रही है उसके बारे में पूछा जाता है। तो बालक जब लिखता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इस परीक्षण के अंतर्गत जो प्रयोग किया जाता है वो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होता है, आयु किसी भी आयु वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। अपन ने सबसे पहले देखा टीएटी। टीएटी व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग होता है। उसके बाद अपन ने देखा सीएटी। सीएटी व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग होता है, लेकिन उम्र है वो 3 से 11 है। उसके बाद देखा अपन ने क्या, आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होता है और उम्र कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यह किसी भी उम्र के बालकों पर या व्यक्तियों पर प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद अपन देखते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी SCT, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, ठीक है। निर्माण कब किया गया इसका, 1930 में। विकास किसने किया, पाइन व टेंडलर ने, ठीक है। और इस पर सराहनीय कार्य जो किया वो कौन है, मनोवैज्ञानिक रोटर्स हैं, ठीक। तो इस परीक्षण में क्या होता है, जैसे कि सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट शब्द से ही अपने को पता चल रहा है कि कोई भी अधूरा वाक्य दे दिया जाता है और फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। जब बालक या व्यक्ति उसको पूरा करता है तो वो सेंटेंस पढ़कर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत अधूरे वाक्य, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं घूमने जाता हूँ, जब मैं खेलने जाता हूँ, जब मैं फिल्म देखता हूँ, जब मैं डांस करता हूँ या जब मैं गाना गाता हूँ। तो हर व्यक्ति अपने अलग अलग विचार इसमें व्यक्त करता है। इसके बाद जैसे मेरे मित्र अक्सर मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे साथ बहुत खेलते हैं, या कोई भी वाक्य इसके अंतर्गत पूरा किया जा सकता है। तो ये वाक्य पढ़कर और जो भी इस टेस्ट को देता है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला परीक्षण जो कि है स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो दिया वो गाल्टन द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1879 में दिया गया। तो अगर पूछा जाए स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण किसने प्रस्तुत किया, तो गाल्टन ने किया। किस सन में किया, तो 1879 में किया। 1879 में एक काम और हुआ था, एक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। किसने स्थापित की थी, विलियम वुंट ने स्थापित की थी। कहाँ पे की थी, जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर की थी। उस विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, और वहीं पर प्रथम भाषा प्रयोगशाला की भी स्थापना हुई थी। तो 1879 में क्या किया, गाल्टन ने फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट प्रदान किया। इस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत मापन के अलावा मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। मानसिक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को एक शब्द दे दिया जाता है और उस शब्द पे लिखने के लिए कहा जाता है। जब वह उस शब्द पे विस्तार से लिखता है तो उसके मानसिक स्थिति का पता लगता है, जिससे ये जो विधि है वो मानसिक रोगों के इलाज में भी बहुत हद तक प्रयुक्त होती है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी प्रक्षेपण की विधि मानसिक रोगों के इलाज के लिए भी उपयुक्त है, तो कौन सी विधि है, FWAT, क्योंकि इसमें एक शब्द दिया जाता है और जिसका व्यक्तित्व अपने को पता लगाना होता है वो इसको अपनी भाषा में और बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर सकता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट विधि आ रही है खेल व नाटक विधि। खेल व नाटक विधि, इस विधि में क्या होता है, पूर्व नियोजित तरीके से, क्या होता है, पूर्व नियोजित तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है कोई भी बालक, ठीक है, और उस भूमिका के दौरान उसके व्यक्तित्व का पता लगता है, ठीक है। खेलते समय या नाटक करते समय उसको एक भूमिका दी जाती है या एक प्लेयर के रूप में उसको खेलने के लिए दिया जाता है और वो जिस भी भूमिका का निर्वाह जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाता है। अब इसके बाद आती हैं अन्य विधियाँ। अन्य विधियों के
अंतर्गत क्या है, ये अप्रक्षेपी विधियां हैं। अप्रक्षेपी विधियां अपन ने कितने प्रकार की पढ़ी, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, और दूसरी पढ़ी अपन ने वस्तुनिष्ठ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां, इनको इंग्लिश में एक शब्द से सब्जेक्टिव मेथड्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सबसे जो पहली विधि है वो आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंट। आत्मकथा के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा को प्रस्तुत करता है जिससे उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, इनके शिष्य थे टिचनर और विलियम वुंट ने मिलकर इस विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है, यह एक प्राचीनतम विधि है। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है। ठीक है, स्वयं के बारे में लिखता है तो व्यक्ति सच या झूठ कुछ भी लिख सकता है, तो इसलिए यह विधि क्या है, ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आंकड़े प्रदान किए जाते हैं वो व्यक्ति द्वारा स्वयं किए जाते हैं। तो जब वो स्वयं करता है तो उसकी वस्तुनिष्ठता ज़्यादा नहीं रहती है, यानी विश्वसनीयता नहीं होती है उसकी। वो अपने बारे में कुछ सच या कुछ झूठ बता सकता है। इसलिए यह विधि क्या है, इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। किस विधि का, आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि का। इस पे से सीधा क्वेश्चन ये आता है, आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत की? विलियम वुंट ने प्रस्तुत की। ठीक है, और उनके शिष्य थे टिचनर। इसके बाद अगली विधि है केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन वृत्त विधि। ठीक है, इसका नाम है केस स्टडी। केस स्टडी किसने दी? प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। ठीक है, टाइडमैन ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसकी केस की स्टडी करेंगे अपन। केस स्टडी के अंतर्गत उसको स्वयं को देखेंगे, उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखेंगे, समाज के अंतर्गत, समाज के अंदर जब वो रहता है तो वो किस प्रकार कार्य करता है, लोगों से उसका मेल भाव कैसा है, ये सब देखकर अपन क्या करेंगे, व्यक्ति के इतिहास का पता लगाएंगे। ठीक है, व्यक्ति के इतिहास का पता लगाएंगे। तो ये बताया गया है कि निदानात्मक अध्ययनों की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। निदान क्या होता है? किसी भी रोग या किसी भी कमी का पता लगाना निदान कहलाता है। ठीक है, तो केस स्टडी से व्यक्ति का क्या होता है? निदानात्मक अध्ययन होता है, यानी उसके अंतर्गत क्या क्या कमियां हैं इनका हमें पता लगता है। जब कमियों का पता लग जाता है तो उसके बाद दिया जाता है उपचार। ठीक है, तो ये क्या है? असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। वो कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि है। जब निदान कर लिया जाता है तो उसके तुरंत पश्चात उसे उपचार प्रदान कर उसके व्यक्तित्व को ठीक किया जा सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन सीधा आता है इसमें से कि निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी विधि। ठीक है, किसने प्रस्तुत की? टाइडमैन ने प्रस्तुत की। अगली विधि देखते हैं अब अपना। तो समस्या के कारण को जानना क्या कहलाता है? निदान, जो कि मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है। निदान का मतलब कमी को पता लगाना। कमी का पता लगाएंगे तो किसकी सहायता से पता लगाएंगे? मनोविज्ञान की सहायता से। और जब कमी का पता लग जाता है तो कारण को दूर करना, यानी किस चीज़ की कमी है उसका कारण का पता लगाकर उसे दूर करना। जो दूर करेंगे अपन उसकी कमी को, वो किसकी सहायता से की जाती है? शिक्षा की सहायता से दूर की जाती है कमी। ठीक है, एक चीज़ बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। यानी अगर अपन कोई व्यक्ति बीमार है, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, उसकी बीमारी का अगर अपने को कारण नहीं पता है तो उसका उपचार संभव नहीं है। इसलिए बिना निदान कभी भी उपचार संभव नहीं है। इसके बाद अगली विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा दी गई। ठीक है, व्यक्तित्व अनुसूची भी बोलते हैं इसको, या फिर प्रश्नावली विधि। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने पर्सनल डाटा इन्वेंटरी शीट का आविष्कार किया। इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डाटा इन्वेंटरी शीट। ठीक है, वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ को विकास में सीखने के महत्व को स्पष्ट करने का श्रेय भी जाता है। मतलब सीखने का महत्व जो विकास के अंतर्गत होता है उसको स्पष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? वुडवर्थ को जाता है।
ठीक है। प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नावली में आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। आमने सामने होने का आवश्यक नहीं है का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अध्यापक 20 या 30 प्रश्न की एक प्रश्नावली बना के पेज पे लेके आ सकता है और वो सभी बालकों को वितरित कर देता है। बालक उन प्रश्नों को हल करते हैं, उन प्रश्नों को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो प्रश्नावली में क्या होना, आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। इसमें अंतर के रूप में 2 विकल्प हाँ नहीं या फिर 3 विकल्प हाँ नहीं और कभी कभी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको लिखना कुछ नहीं है, प्रश्न हाँ नहीं 2 में या फिर हाँ नहीं कभी कभी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और मापनी और प्रश्नावली में क्या अंतर होता है, मापनी में 5 विकल्प दिए जाते हैं जबकि प्रश्नावली में 2 या सिर्फ 3 ही विकल्प प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली बंद प्रश्नावली। प्रश्नावलियों के प्रकार क्या हैं, पहली प्रश्नावली है बंद या फिर इसको बोलते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको प्रतिबंध होता है कि आपको आंसर हाँ या फिर नहीं में ही प्रदान करना है। 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्या, हाँ अथवा नहीं, या फिर 4 विकल्प में मिल जाते हैं। ठीक है, एक पर किसी भी एक के ऊपर सही का चिन्ह लगाकर अपने को उत्तर देना होता है। प्रश्नावली में अधिकतम 4 ही आंसर हो सकते हैं, मतलब विकल्प मिल सकते हैं, जबकि मापनी में 5 विकल्प मिलते हैं। ठीक है, बंद प्रश्नावली का मतलब या प्रतिबंधित प्रश्नावली का मतलब क्या है कि आप पे प्रतिबंध है कि जो आंसर दिए गए हैं उन्हीं में से आपको चूज करना है। तो ये प्रश्नावली है बंद प्रश्नावली। तो एग्जाम में प्रश्न आता है तो इस प्रकार आ सकता है कि आपको यदि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प मिलते हैं और सिर्फ उन्हीं विकल्पों में से चयन का आपके पास विकल्प है तो यह किस प्रकार की प्रश्नावली है, तो यह कौन सी प्रश्नावली होगी, बंद या फिर प्रतिबंधित प्रश्नावली। दूसरी प्रकार की प्रश्नावली है खुली प्रश्नावली। ठीक है, इसमें प्रश्नों के उत्तर अपन विस्तार पूर्वक लिख कर दे सकते हैं, जिसमें अपन अपनी विचारों भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की अपने को क्या होती है, छूट दी जाती है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली को क्या कहते हैं, खुली प्रश्नावली कहते हैं। इसके बाद तीसरी प्रकार की प्रश्नावली अपन देखते हैं, उसका नाम है चित्रित प्रश्नावली। ठीक है, चित्रित प्रश्नावली में क्या होता है, इसमें चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाता है और उनका उत्तर देने के लिए अपने को कहा जाता है। यह है चित्रित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली जैसे ही नाम से भी ज्ञात है कि चित्रों के माध्यम से अपने को उत्तर व्यक्त या प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर देने के लिए कहा जाता है। और लास्ट प्रश्नावली कौन सी है, मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली क्या है, सभी का मिला जुला रूप है जिसमें बंद, खुली, चित्रित तीनों प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है, वह है मिश्रित प्रश्नावली। इसके बाद व्यक्तिनिष्ठ विधि की चौथी और अंतिम विधि जिसका नाम है साक्षात्कार प्रणाली। ठीक है, साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार होता है कोई भी विषय के ऊपर अगर अपन कोई भी, इसके अंतर्गत क्या होता है, वार्तालाप किया जाता है, किसी भी टॉपिक पे वार्तालाप किया जाता है। वार्तालाप सदैव क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। साक्षात्कार के अंतर्गत वार्तालाप का जो स्वरूप है वो सदैव उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार है किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का एक रूप जो कि क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत हुई इसकी अमेरिका से। साक्षात्कार में क्या होता है, आमने सामने होना आवश्यक होता है। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता और ना ही कोई समय की सीमा होती है। तो साक्षात्कार क्या है, वार्तालाप का एक रूप है। वार्तालाप कैसा है, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, यानी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप का एक रूप क्या कहलाता है, साक्षात्कार। ठीक, अब साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार 3 प्रकार का बताया गया है। पहला साक्षात्कार का प्रकार है निर्देशित साक्षात्कार। निर्देशित साक्षात्कार में क्या होता है, प्रश्नों की भाषा, समय व सीमा सब पहले से क्या होती है, निर्धारित होती हैं। निर्धारित का मतलब आपको पहले से निर्देश दे दिया गया है कि आपको इसके अंतर्गत ये टॉपिक है, ये भाषा है और इतना समय है।
ठीक है। तो जब सब कुछ पहले से बता दिया जाता है, यानी सब कुछ पहले से ही क्या है, निश्चित है, तो इस प्रकार का सुनियोजित साक्षात्कार क्या कहलाता है, निर्देशित साक्षात्कार कहलाता है। दूसरा साक्षात्कार का प्रकार है अनिर्देशित साक्षात्कार। ठीक है, इस साक्षात्कार को क्या कहते हैं, गहन निदानात्मक या फिर केंद्रित साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आए कि गहन निदानात्मक या केंद्रित साक्षात्कार कहलाता है, तो उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, निर्देशित, अनिर्देशित, समाहारक या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपने को याद रखना है क्या कि गहन निदानात्मक या केंद्रित साक्षात्कार कौन सा होता है, अनिर्देशित होता है। अनिर्देशित जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है अपने को, इसके अंतर्गत कोई भी निर्देश पहले से नहीं दिया जा सकता। इसके अंतर्गत कोई भी विषय जिस पर साक्षात्कार होना है के बारे में नहीं बताया जाता, न उसकी कोई समय सीमा होती है, न उसकी कोई भाषा निश्चित होती है। ठीक है, इस साक्षात्कार के अंतर्गत व्यक्ति अपनी खुलकर उन्मुक्त अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी जब निर्देशित साक्षात्कार था तो इसके अंतर्गत समय सीमा निश्चित थी, भाषा निश्चित थी, ठीक है, विषय निश्चित था, विधि निश्चित थी। तो जो साक्षात्कारकर्ता होता था वो अपनी खुलकर उन्मुक्त अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता था। लेकिन अनिर्देशित साक्षात्कार उसकी कमियों को दूर करता है, इससे गहन निदान किया जाता है, केंद्रित साक्षात्कार होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति खुलकर उन्मुक्त अभिव्यक्ति यानी खुलकर अपने विचार प्रदान कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि न तो कोई समय सीमा है, न कोई इसकी निश्चित विधि है। इसके बाद अंतिम साक्षात्कार का प्रकार है समाहारक साक्षात्कार। समाहारक साक्षात्कार उपयुक्त दोनों साक्षात्कारों का मिलाजुला रूप है और इसके अंतर्गत यह सर्वश्रेष्ठ व वेद विधि बताई गई है। क्योंकि ये दोनों का मिलाजुला रूप है तो यह दोनों की कमियों और अच्छाइयों को एक साथ व्यक्त करता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ व वेद विधि साक्षात्कार की अगर पूछी जाए तो अपने को बताना है समाहारक साक्षात्कार। अगर पूछा जाए कि उन्मुक्त अभिव्यक्ति या खुलकर विचार प्रदान करने हेतु सबसे उपयुक्त प्रकार का साक्षात्कार है तो वह साक्षात्कार का प्रकार है अनिर्देशित साक्षात्कार। अगर पूछा जाए निश्चित विधि, निश्चित समय और निश्चित स्थान के आधार पर जो साक्षात्कार लिया जाता है वह कहलाता है, तो ऑप्शन अपने को करना है निर्देशित साक्षात्कार। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ या फिर आत्मनिष्ठ विधियां अपन ने सारी कर ली हैं। अब अपनी 4 विधियां बची हैं, कौन सी, वस्तुनिष्ठ विधियां। ठीक है, कौन सी विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत पहली जो विधि है वो है निरीक्षण, बहिर्दर्शन या सार्वभौमिक विधि। एक ही विधि के 3 नाम हैं, तीनों अपने को याद रखने हैं। क्या, निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि या सार्वभौमिक विधि। किसने प्रदान की, वाटसन ने प्रदान की। वाटसन कौन है, वाटसन वो हैं जिन्होंने 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान बताया। मनोविज्ञान को क्या बताया इन्होंने, व्यवहार का विज्ञान बताया। मनोविज्ञान के अंतर्गत वाटसन का एक कथन, आप मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, वो कथन भी किसका है, वाटसन का है। और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। यह व्यवहार का विज्ञान प्रतिपादित करने वाले कौन है, वाटसन। ठीक है, तो इस विधि के अंतर्गत सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या किया जाता है, अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। किस विधि के अंतर्गत, निरीक्षण विधि में। निरीक्षण से ही हमें ज्ञात होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपन क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा नाम सार्वभौमिक विधि और बहिर्दर्शन विधि। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है, निरीक्षण विधि, सार्वभौमिक विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि किसने प्रतिपादित की, तो किसने की, वाटसन ने की। किस विधि के अंतर्गत विषय का व्यक्तित्व निरीक्षण करके पता लगाया जाता है, तो किस विधि के अंतर्गत, निरीक्षण या बहिर्दर्शन या फिर सार्वभौमिक विधि के अंतर्गत। प्रस्तुतकर्ता कौन है, वाटसन। इसके बाद अगली विधि है समाजमिति विधि। ठीक है, अगली विधि है समाजमिति विधि। प्रवर्तक हैं इसके J.L. मोरेनो। ठीक है, तो इस समाजमिति विधि के अंतर्गत J.L. मोरेनो क्या कहते हैं
कि विषय का व्यक्तित्व पता लगाने के लिए समाज में वो किन लोगों के साथ बैठता है, क्या बातें करता है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, इन चीज़ों का पता समाज के लोगों से लगाया जाता है और फिर निर्धारित किया जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। तो इसलिए इस विधि का नाम भी क्या है, समाज मिति विधि। ठीक है, सामाजिकता के बारे में समाज के ही व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, प्रवर्तक अपने को याद रखना है J.L. मोरेनो। एग्जाम में सीधा प्रश्न आया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिकता या समाज के लोगों से पता लगाकर उसका निर्धारण किया जाता है किस विधि के अंतर्गत, समाज मिति विधि के अंतर्गत। समाज मिति विधि को प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है तो वो है J.L. मोरेनो। ठीक, इसके बाद अगली विधि आती है कर्म निर्धारण मापनी। कर्म निर्धारण मापनी को इंग्लिश में कहते हैं रेटिंग स्केल। ठीक है, कर्म निर्धारण मापनी किसने प्रतिपादित की, थर्स्टन ने प्रतिपादित की। इसका दूसरा नाम मानदंड मूल्यांकन विधि भी है। तो ये नाम अपने को ध्यान रखने हैं, कर्म निर्धारण मापनी या फिर मानदंड मूल्यांकन विधि। ठीक है, इस परीक्षण में क्या किया जाता है, कर्म निर्धारण मापनी के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। कर्म निर्धारण मापनी क्या है, मापनी में क्या होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। किन्हीं भी 20 प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है और फिर उनके आंसर देने के लिए कहा जाता है। जब उसको आंसर दे दिए जाते हैं तो फिर उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। और अंतिम और लास्ट विधि है शारीरिक परीक्षण। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की अंतिम विधि है शारीरिक परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उचित नौकरी के लिए व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो आज के टॉपिक में हमने कवर की हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। मूल रूप से व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ। एक तो प्रक्षेपी या प्रक्षेपण विधियाँ और दूसरी अप्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी के अंतर्गत अपन ने 6 विधियाँ पढ़ी हैं, TAT, CAT, IBT, SCT, FWAT और खेल व नाटक विधि। इसके अलावा अपन ने व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत 4 प्रकार की विधियाँ पढ़ी। फिर अपन ने वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत फिर 4 प्रकार की विधियाँ पढ़ी और लास्ट विधि अपन ने ये पढ़ी है शारीरिक परीक्षण के आधार पर व्यक्तित्व का मापन। अगला टॉपिक अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे जिसका नाम होगा व्यक्तित्व के शील गुण। व्यक्तित्व के शील गुण और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। जिस प्रकार व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार व्यक्तित्व के अंतर्गत कुछ गुण होते हैं जिनको शील गुण नाम दिया गया है। तो ये शील गुण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी हैं और किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं उसका अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।